अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास जनरल साइंस में हमने जब ऑनलाइन क्लास का सेशन स्टार्ट हुआ था तो हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया था टिश्यूज। और अगर हम अपने सिलेबस पे नज़र डालें, क्योंकि T1 एग्जामिनेशन आने वाला है और T1 के हिसाब से अगर हम चलें तो T1 पोर्शन में 4 चैप्टर टोटल में हमें कंप्लीट करने हैं। उनमें से जो पहला चैप्टर है दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। और लॉकडाउन से पहले जबकि क्लास वर्क स्कूलों में चल रहा था तब हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया था। और इसके तमाम जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस है और उसके अलावा भी जितने क्वेश्चंस है वो मैंने लिखाए भी हैं और लगभग सभी बच्चों ने वो अपनी जो नोटबुक है उस पर उन्होंने वो पूरे के पूरे उन्होंने उतारे थे। और उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है दैट इज टिश्यूज, ये चैप्टर हमने ऑनलाइन क्लास के थ्रू कवर किया था। और जो बाकी नोट्स थे वो मैंने अपने जो हमारा जो हाई स्कूल शानू व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें तमाम के तमाम नोट्स उसमें डाल दिए थे। और उसके बाद 2 चैप्टर और रह जाते हैं। एक जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क एनर्जी एंड पावर। ये वो चैप्टर है जब हम जो हम स्टार्ट करने वाले थे, शायद स्टार्ट किया भी था, एक आध लेक्चर इसमें हमने पढ़ा था शायद, जब लॉकडाउन से पहले हम क्लासरूम लाइव क्लासरूम्स में पढ़ाई का सिलसिला जारी रखे हुए थे। और अब इसके बाद जो एक और चैप्टर रहता है हमारा दैट इज वो नेचुरल रिसोर्सेज है। तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा दैट विल बी टू कंप्लीट दीज 2 चैप्टर्स विद इन as soon as possible before the start of the T1 एग्जामिनेशन। तो वर्क पावर एंड एनर्जी और नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये 2 चैप्टर्स जो है ये अब हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले इन दोनों में से हम वर्क एनर्जी एंड पावर, क्योंकि ये फिजिक्स में ये चैप्टर आता है तो इसी को हम कंप्लीट करेंगे। तो आखिर में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ये जियोग्राफी में भी आता है और जो 8th क्लास 7th क्लास उसमें भी इसका तज़किरा होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, तो वहाँ पे भी इसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए हैं लगभग। तो इसको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी वर्क एनर्जी एंड पावर। और इसमें हम आज पढ़ेंगे वी विल नो अबाउट द वर्क, क्योंकि 3 चीज़ों के मुतालिक 3 फिजिकल जो टर्म्स हैं वर्क एनर्जी एंड पावर, इनके बारे में हमें इस चैप्टर में जानना है। तो सबसे पहले वर्क के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट ऑफ वर्क होना चाहिए। अब ये बेसिक कंसेप्ट कहां से आएगा? बेसिक कंसेप्ट ऑफ वर्क, अगर हम देखें जो भी हमारे पास साइंटिफिक टर्म है, कोई भी साइंटिफिक टर्म जो हमारे पास होती है उसका एक जनरल मीनिंग भी होता है जिसको हम कहते हैं लेमैन्स कंसेप्ट। लेमैन्स कंसेप्ट जो कि आम फार्म इंसान जो है उसका उस वर्ड के बारे में, उसका उस टर्म के बारे में क्या कंसेप्ट होता है। और फिर दूसरा आता है दैट इज साइंटिफिक कंसेप्ट, दैट इज साइंटिफिक कंसेप्ट। क्योंकि जितनी भी टर्म्स हैं हम यूज करते हैं साइंस में, इनका कोई ना कोई ओरिजिन होता है। बेशतर जो टर्म्स यूज होती हैं उनका या तो ग्रीक ओरिजिन होता है या लैटिन ओरिजिन होता है या कोई और, जहाँ पे साइंस की जो तालीम थी वो उरूज पे थी एक ज़माने में, तो वहाँ से उनका जो ओरिजिन होता है।
लेकिन कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो बिल्कुल हमें इंग्लिश लैंग्वेज से सीखने को मिलती है और इंग्लिश लैंग्वेज में उनका एक अलग कंसेप्ट होता है। तो लेमैन्स कंसेप्ट अगर हम लें वर्क का, इट इज सेम एज यूज्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। वो क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या इसका कंसेप्ट है वर्क का। वर्क का मतलब जो है लफ्जी माने वो होता है कोई भी काम करना, काम करना। ये अभी लेमैन्स कंसेप्ट में आपको बता रहा हूं, अभी आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है दैट इज इंटायरली डिफरेंट एंड इंटायरली अपोजिट टू दिस कंसेप्ट दैट वाज परसीव्ड और दैट इज अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश मीनिंग। इट इज वर्ड टू वर्ड मीनिंग। काम करना, जैसे हम कोई भी काम करें उसको हम कहते हैं इंग्लिश में वर्क, दैट इज वर्क डन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई खाना खा रहा है, खाना खा रहा है, अगर कोई सो रहा है, अगर कोई चल रहा है, दौड़ रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, खेल रहा है, दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ वर्क। ये सब काम हो रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं मान लूं कि कोई दीवार पे दीवार की तरफ जो है ना, एक दीवार खड़ी है कहीं पे, और कोई इस पे अपने हिसाब से एक ताकत लगाने की कोशिश कर रहा है, उस पे जोर लगा रहा है, दीवार को गिराने की कोशिश कर रहा है हाथ से, लेकिन दीवार नहीं हिल रही है। तो अगर कोई लेमैन, कोई आम इंसान देखे तो हम कहेंगे उसे कि ये क्या कर रहा है, ये इंसान जो है दीवार के साथ चूंकि ये जोर आजमाई कर रहा है, तो मकसद क्या है। तो वो सीधे कह रहेगा कि ये कोई ये इसको धक्का मार रहा है या कोई काम हो रहा है वहां पे। तो ये धक्का मारना भी वहां पे एक काम हो रहा है। ये बात आप फिलहाल जहन में रखें कि मैंने जो यहाँ पे आपको कहा कि एक दीवार खड़ी है और कोई आदमी आ रहा है और उस दीवार के साथ अपने हाथ रख के उस दीवार की तरफ इस दीवार को धकेलने की कोशिश कर रहा है, धक्का मार रहा है, लेकिन दीवार नहीं हिल रही है, बहुत ही मजबूत दीवार है। और अगर हम परसीव करें कि वो कर क्या रहा है, तो हम ये आम जो है ना, आम इंसान की नजर में वो कोई काम कर रहा है। इसके बाद अगर हम आएंगे साइंटिफिक कंसेप्ट पे, साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ वर्क ये क्या है। तो इस साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ वर्क को समझने के लिए थोड़ा सा हमें रिवाइंड करना पड़ेगा कि जब हम लास्ट ईयर जब हमने फोर्स पढ़ा था, when we learned about the force chapter in class 8th, वहां पे हमने चूंकि टू मेन टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़े थे। वो क्या थे, एक बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। उसके बाद हमने कंटैक्ट फोर्स एंड नॉन कंटैक्ट फोर्स ये भी पढ़ा था। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा कि जिसमें कोई किसी चीज के साथ कंटैक्ट होगा, जैसे कि मैं इस मार्कर को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा हूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट मेक ए कंटैक्ट विद द मार्कर, ओनली आफ्टर दैट आई कैन पिक इट अप। तो ये जो अपनी तरफ मैं पुल कर रहा हूं या किसी चीज को धक्का मार रहा हूं, दैट पुल एंड पुश, दैट इज कॉल्ड एज फोर्स। तो ये फोर्स हो गया। और हमने न्यूटन इस यूनिट भी पढ़ा था फोर्स का, दैट इट इज ऐसा यूनिट इज न्यूटन। इसके अलावा हमने और एक चीज फोर्स के मुतालिक जाना था। वो क्या था कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मींस इट इज डायरेक्टेड, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जब हम किसी चीज पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये किसी डायरेक्शन में होता है, एदर इट इज ए पुल, या अपनी तरफ खींचते हैं या पुश करते हैं, means it is directed towards a certain direction, towards a specific direction. That is why it is considered as a vector quantity and it has magnitude. इसका कोई वैल्यू होता है, कितने न्यूटन फोर्स होगा और कितने न्यूटन फोर्स हम किसी चीज पे अप्लाई करते हैं कोई भी काम करने के लिए। या उसके बाद नॉन कंटैक्ट फोर्स में जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे मैग्नेटिक फोर्स है, जिनमें दो चीजें कांटेक्ट में तो नहीं होती है, जैसे अर्थ और ये मार्कर यहाँ पे है। तो जब हम फ्री फॉल की बात करते हैं तो ये देखो सीधे गिर गया, क्यों, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ग्रेविटेशनल जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वजह से ये जमीन की तरफ गया। इसका मतलब कि इसको कोई चीज अपनी तरफ खींच रही है, किसी फोर्स से खींच रही है,
और इसमें उसी की वजह से एक एक्सेलरेशन पैदा हो गई और ये जमीन की तरफ गिर गया। तो ये भी हमने वहां पे जाना था। तो फोर्स के बाद एक और चीज, जब हम 9th साइंस की बात करेंगे, यहाँ पे भी हमने फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, उसमें भी फोर्स का कंसेप्ट अच्छी तरह से गेन किया था। और एक चीज, जब हम मोशन चैप्टर की बात करेंगे, आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो आप थोड़ा सा अपने जहन को रिवाइंड कीजिए कि जब हमने पहले डिस्टेंस पढ़ी थी कि व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस किस चीज को हम कहेंगे, कब डिस्टेंस कवर होती है, तो हमने वहां पे देखा था कि कोई किसी चाहे कोई भी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह तक अगर हम ले जाएं तो हम कहेंगे कि फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द लास्ट फाइनल पॉइंट, जो भी जितनी भी वहां पे जो लेंथ कवर की गई इन टर्म्स ऑफ मीटर्स, तो दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने पढ़ा था एक और टर्म के बारे में, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो हमने कहा था कि नटशल में आखिरकार हमें क्या मिला, कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यहां से यहां ले जाते हैं, फिर वहां इस तरफ लेके आ जाते हैं, तो फाइनल जो पोजीशन फाइनल चेंज इन पोजीशन फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट, और इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और हमने ये भी जाना था, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में है, लिहाजा इट टू इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आप जहन में रखें अभी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी का मसला यहाँ पे भी आ गया, और वेक्टर क्वांटिटी का मसला किस में भी आ गया, फोर्स के मामले में भी वेक्टर क्वांटिटी का मसला आ गया। और डिस्प्लेसमेंट हमने ये भी पढ़ा था कि इफ समथिंग इज कवर्स ए डिस्टेंस, अगर कोई चीज यहां से, फॉर एग्जांपल इट वेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, और इट वाज कैरीड फ्रॉम ए टू बी एंड देन बैक टू ए, अगर इसको वापस ए की तरफ लाया गया, तो अगर फॉर एग्जांपल ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 5 मीटर्स, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट विल बी दीज 5 प्लस दीज 5 मींस 10 मीटर्स। तो ये डिस्टेंस हो गई। लेकिन नटशल में हम देखेंगे कि फाइनल पोजीशन इज अगेन ए, मींस ए टू ए इज 0, सो तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0। तो ये हमें पहले जहन में रखना है। और जब हम साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ वर्क की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ वर्क, देन तो हमें वर्क के बारे में क्या कहा जाता है, व्हेन डू वी से दैट द वर्क इज डन। ये क्वेश्चन भी है आपकी टेक्स्ट में, तो उसके आंसर्स कल मैंने भेज दिए थे पीडीएफ फॉर्मेट में वो भी आप देख लेंगे। और हम कब कहते हैं, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन, इसके हिसाब से हमें वर्क का कंसेप्ट अच्छी तरह से आ जाएगा। तो सबसे पहले, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, force on any object and that object is displaced to a certain length or to a certain distance. Displacement means जब हम किसी चीज पे, मान लीजिए यहां पे एक बॉक्स है, इस बॉक्स को मुझे यहां से पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ ले जाना है, ठीक है ना, पोजीशन ए से बी तक, और पोजीशन ए से बी तक की जो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, एक ही डायरेक्शन में चूंकि हो रहा है, मान लीजिए अगर ये 2 मीटर है, तो मैं यहाँ पे कुछ फोर्स इस पे अप्लाई कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई अप्लाइड 2 न्यूटन ऑफ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए टू गेट इट मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, तो यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि I applied force of 2 Newton on an object to get it displaced by 2 meters. तो अगर मुझे वर्क डन देखना होगा कितना है, तो वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो काम हो रहा है इस चीज पे, जो मैंने काम किया, दैट वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का जो सिंबल है दैट इज एस, तो इसमें आप जो है ना कंफ्यूज मत हो जाना, एफ इंटू एस, यहाँ पे डॉट में बीच में इंटू एफ इंटू एस, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मुझे यहाँ पे जानना होगा कि कितना काम किया, तो सीधे मैं कहूंगा कि वर्क डन इज इक्वल टू 2 न्यूटन फोर्स है, मीन्स 2 इंटू
डिस्प्लेसमेंट कितना है, दैट इज 2 मीटर्स, मीन्स वर्क डन इज 4 यूनिट्स। यूनिट्स क्या है, अभी हमने चूंकि इसके यूनिट्स के बारे में नहीं पढ़ा, लिहाजा मैं रखूंगा 4 यूनिट्स। अब हम इसका यूनिट जानेंगे। अब देखिए, चूंकि क्लास 7th में जब आपने मेजरमेंट्स, नहीं शायद परहैप्स इट वाज इन द ओल्ड सिलेबस ऑफ द क्लास 7th, जब मेजरमेंट्स की बात करेंगे तो शायद नए साइंस में नहीं है, लेकिन किसी क्लास में है अबाउट द मेजरमेंट्स की बात करेंगे। चलो अगर किसी ने पढ़ा भी होगा उसके बाद वो भूल गया है, तो मैं यहाँ पे रिवाइज करता हूँ। जब हम यूनिट्स की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द यूनिट्स, तो हमारे पास बहुत सारे सिस्टम हैं यूनिट्स जानने के। एक सिस्टम उनमें है CGS, जिसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम यूनिट, ग्राम सेकंड, कि हम डिस्टेंस को सेंटीमीटर्स में कैलकुलेट करते थे उस हिसाब से, और जो वेट है हमारा या मास है दैट वाज कैलकुलेटेड इन द ग्राम्स एंड टाइम इन सेकंड्स। उसके बाद बहुत सारी जो ना इसमें, चूंकि ये सेंटीमीटर्स, अगर हमें कोई रोड मापना है तो किलोमीटर्स में आ जाता था, या कपड़ा मापना है तो मीटर्स में आ जाता था। तो फाइनली एक सिस्टम हमारे पास आ गया जिसको हम कहते हैं SI यूनिट्स। SI यूनिट्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्चुअली SI मीन्स, व्हाट डज इट मीन, मैं अभी मीनिंग की बात कर रहा हूं। इट मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब बहुत सारे बच्चे हैरान होंगे कि अगर ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है तो इसकी तो फुल फॉर्म IS होनी चाहिए थी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। लेकिन ये उल्टा क्यों है, उल्टी गंगा क्यों बह रही है, यहाँ पे SI यूनिट्स क्यों है? तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हमने, अगर आपको याद होगा कि 8th क्लास में जब हम सेल्स के बारे में पढ़ते थे, सेल, तो वहां पे कुछ नाम ऐसे हैं जो ग्रीक लैंग्वेज में है या लैटिन में है, ग्रीक या लैटिन में है। तो उनकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जब हम वो करते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्टस है, ये इंग्लिश वर्ड है, ठीक है ना, तो इसका ग्रीक अलग है। इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। जब हम इसकी बात करते हैं SI की, एक्चुअली इट इज इन एक्चुअल फॉर्म व्हाट इट इज सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे हम इंग्लिश में बात करते हैं दिस इज ए बॉय, दिस इज ए बॉय, अगर हम इसी को उर्दू में लिखें तो हम क्या कहते हैं, ये एक लड़का है। अगर हम वर्ड टू वर्ड बात करते हैं, यहाँ पे वर्ड टू वर्ड, तो हमें क्या लिखना था उर्दू में, ये है एक लड़का। तो यहाँ पे चूंकि ये जो है ना, ये अरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस इज डिफरेंट इन डिफरेंट लैंग्वेज, दैट इज वाई जो एक्चुअल इसमें जो फ्रेंच लैंग्वेज है परहैप्स, और ग्रीक, फ्रेंच और ग्रीक दोनों में से एक है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, लेकिन इंग्लिश में हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो SI यूनिट्स है। तो जो CGS सिस्टम था उसमें ERG was considered as a unit of work done। लेकिन जब इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जब आ गया, तो उसमें हमें इस वर्क का जो SI यूनिट है दैट इज जूल, ठीक है ना। अगर हम देखें फोर्स का जो यूनिट है दैट इज न्यूटन, और इसका डिस्प्लेसमेंट का मीटर है, तो उस लिहाज से न्यूटन मीटर, ये भी हम कहीं पे लिखते हैं, न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ वर्क। और उस न्यूटन मीटर को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, जूल में, या जूल ही बोलते हैं। और एक जूल का वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्स, ठीक है ना। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, मैं चाहता था कि थोड़ा सा और इसमें से मैं कंप्लीट करूं, लेकिन फिर अपलोड करने में इसको प्रॉब्लम होगी, तो लिहाजा इंशाल्लाह कल वाले क्लास में हम बाकी इसमें जो रह जाता है वो कंप्लीट करेंगे।